तो वो एडिट कर देता, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका गुरुज क्लासरूम में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील पे नमस्कार प्यारे दर्शकों, गुरुज क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे साथी रवि जी सर हैं, जो हमारी इस गुरुज क्लासरूम की टीम में एक स्तंभ का काम करते हैं, एक नींव ये हमारी गुरुज क्लासरूम में बने हुए हैं लगातार। आज मैं विद्यार्थियों से भी बात करूंगा, क्योंकि आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो हर एक विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही जो मेरे शिक्षक मित्र हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, साथ ही ये बात समाज के लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, और सरकार के कानों तक तो ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि जब आगे भविष्य के अंदर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो हम उनका समाधान कर सकें। तो मेरे पास आज रवि जी सर का साथ है और ये साइंस एक्सपर्ट हैं। आज हम इनका नजरिया जानना चाहेंगे। मैं अपना भी व्यू रखूंगा कि आखिर इस मुद्दे पर अगर ऐसे मुद्दे भविष्य में हो तो हम उनका कैसे समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रवि जी सर से ये जानना चाहूंगा कि अभी जो कक्षा 10 और 12 के जो परिणाम आए हैं, उनको अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या बोर्ड परीक्षा के परिणाम वास्तव में विद्यार्थियों की मेहनत और क्षमता को सही तरीके से दर्शाते हैं, या इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है? जहां तक अपन को लगता है, इस ये जो 10th क्लास का रिजल्ट और 12th क्लास का रिजल्ट अभी तक जो आया है, जो हमने विश्लेषण किया है या अभी तक अपन ने देखा है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा और भारी तरीके से कमी देखी गई है। पहली बात तो कि रिजल्ट जारी करते समय बहुत ही जल्दबाजी करी गई है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कम से कम 50 से 100 रिजल्ट ऐसे मैं देख चुका हूँ। पर्सनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, अलग तो बहुत ही अलग चीज हो गई, लेकिन पर्सनल अगर रिजल्ट की बात करूँ तो 50 से 100 रिजल्ट ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें विद्यार्थी जो है उस सब्जेक्ट में बहुत ही शानदार है, लेकिन उसके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, और जिन बच्चों के पासिंग मार्क्स आने चाहिए उनके 85 या 90 के अबव या इसके बीच में नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कि भाई हर बच्चे के जो है इसमें प्रॉब्लम आई है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों के ये देखने को मिला है। तो एक बात बताइए, अगर मैक्सिमम बच्चों के ये देखने को मिला है तो हम इस रिजल्ट को तो इतना सही नहीं मान सकते। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो रिजल्ट जो है जारी किया गया वो बहुत ही जल्दीबाजी में किया गया है। अगर उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक किया जाता तो जो बच्चे के ऊपर इस टाइम गुजर रही है वो उसका प्रभाव थोड़ा कम होता। तो जैसा कि अभी आपने ये कहा कि रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ रवि जी कि आखिर ये जो दौड़ सरकार लगा रही है कि देखो हमने 20 दिन में रिजल्ट जारी करके रिकॉर्ड बना दिया है, ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ तो एक नाइंसाफी है ही मेरे हिसाब से। क्या ये उन शिक्षकों के साथ में नाइंसाफी नहीं है कि जिनको आप पहले 1 महीना कॉपी चेक करने के लिए देते थे, आपने केवल अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए कि देखो राजस्थान सरकार शिक्षा में क्या क्रांति ला रही है, तो आपने जो कॉपी 10 मिनट 20 मिनट लगकर चेक होनी चाहिए थी वो आप केवल 1-2 मिनट में चेक करवा रहे हो। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, इसमें भी सरकार की बहुत बड़ी कमी पाई गई है, क्योंकि देखो सीधी सी बात यह है कि अगर आप इस मामले में अपने आप को दौड़ लगा रहे हो कि भाई कौन ज्यादा मतलब कौन जल्दी काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, अगर इसके पीछे भगने की जगह हम विश्वसनीयता के पीछे भगें तो वो ज्यादा सही है। क्योंकि आपको देखने को मिलता है, आज अपन घर बना रहे हैं, अगर उसकी नींव हम अगर जल्दीबाजी में रख दें तो अब सोचो वो उसके ऊपर बनने वाला जो घर है वो कब तक और कितनी देर तक टिकेगा। क्योंकि यही हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य की बात है। आज आपने 10वीं या 12वीं का रिजल्ट जितनी जल्दीबाजी में निकाला है, आपको भी ये बात पता है कि अगर मान लो कोई 33% वाला बच्चा है, उसकी 85% आ गई, तो वह उसका कॉन्फिडेंस उसको और कॉन्फिडेंस बोलेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, कि वो और कॉन्फिडेंस किस लेवल पे चला जाएगा कि वो उसमें ये हो जाएगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता हो। और एक ऐसा बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत करी है, जिसने 15-15 घंटे 12-12 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई करी है, रियल में करी है,
और उसके मान लो परसेंटेज बन रही है 85, बल्कि जबकि वो पेपर देख के आया और वो आके कह रहा है कि सर मेरे 95 से अबाव नंबर आएंगे, परसेंटेज भी 95 आएगी, उस बच्चे की 85 आ रही है, तो आप सोचो उसके साथ क्या गुजर सकता है और कितने दिनों तक। वो तो बच्चे की मजबूती है कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाता, नहीं तो इस तरह की चीजें होने पे बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो सरकार का काम है विश्वसनीयता से काम। एक बात बताओ, अगर इसी दौड़ में लगे रहोगे कि भाई हमको दिखाना है, क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है वो दिखावे का चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज के अंदर, चाहे आप किसी भी चीज के अंदर देख लो, हर चीज के अंदर दिखावे का दौर चल रहा है। तो अगर हम इसी दौड़ या इसी भाग दौड़ में निकलते रहेंगे तो इससे भविष्य बच्चों का अंधकार में जाएगा और हमारी शिक्षा आगे नहीं पीछे की तरफ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार परसेंटेज तो हाई हो रही है पर आईक्यू लेवल कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? इसी वजह से, क्योंकि बच्चे के माइंड सेट रहता है कि अरे क्या दिक्कत है, 95 आराम से बना लेंगे, 92 आराम से बना लेंगे। तो जब तक आप एक्सीलेंस को छोड़कर नंबरों के पीछे भागोगे, जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी तरीके से आगे की जगह पीछे की तरफ जाने का काम कर रही है। आप ये मत देखिए कितने नवाचार करे। जब भी इस बात में मतलब बात की जाती है इस बारे में, तो सरकार एक ही बात करती है, हमने ये नवाचार किया, हमने वो नवाचार किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम इसमें ये लेके आ रहे हैं, हमने 20 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया। ये सब तो आपने कर दिया, पर आपने बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट डाला है? अगर आप एक पर्सनल बच्चे से जाके मिले और पूछेंगे ना 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बारे में, तो उसके मुंह से अपशब्द के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। जिस रियल बच्चे के जिसके नंबर आने चाहिए उसके नहीं आए, तो उसके यही निकलेगा और उसको जिंदगी भर उसको ये रहेगा कि भैया पढ़ाई करने से तो अच्छा है कम पढ़ाई करना। ये माइंडसेट अगर एक बार बैठ गया किसी के बच्चे के दिल में, तो ये सोच लिए ना कि आपने उसका भविष्य खराब किया है। बिल्कुल। हमारे राजस्थानी में एक कहावत भी है कि गधे और घोड़े आपने बराबरी कर दी। अगर वो बच्चा जिसके 90 अबव नंबर आने चाहिए थे और आपने केवल और केवल आपकी कमियों की वजह से उसका एक सही मूल्यांकन न करके उसके बहुत कम परसेंटेज दी है, अगर वो बच्चा भी आगे बढ़ेगा तो डिमोरलाइज होकर बढ़ेगा, तो शायद मेरे को नहीं लगता समाज और देश के काम आ सकता है। और वो बच्चा जो एक्चुअल में 40 से 50 नंबर लाने की उसकी कैपेबिलिटी थी, आप उसको 90% देके अगर आगे भेजोगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने देश और समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर मिल गया होगा हमारे रवि जी सर से, और मेरा भी पॉइंट मैंने रखा है। मैं जो अपना अगला प्रश्न रवि जी से पूछना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों को अपेक्षा से बहुत कम या बहुत अधिक अंक मिले हैं, अब उनकी जो मेंटलिटी है वो कैसे हम सुधारें? क्योंकि हम तो ये जानते हैं ना कि हमने इस बच्चे के साथ में 1 साल कैसे गुजारा है, केवल और केवल हम उसकी परसेंटेज देख के। जैसा कि रवि जी, मैं आपको एक हमारी अपनी कोचिंग का एक किस्सा बताता हूँ कि एक वर्षा निरानिया नाम की एक लड़की थी, सब में 90 अबव नंबर, लेकिन मैथमेटिक्स में केवल आप 30 नंबर देते हो। मैं ऐसा ही एक केस और बताता हूं। जिस स्कूल में मैं पढ़ाने जाता हूं, सनराइज किड्स एकेडमी में, उसमें सर एक ऐसा बच्चा जो फिजिक्स के एग्जाम दे के आया है, लेकिन आपने उसको एब्सेंट दिखाया और सप्लीमेंट्री उसका रिजल्ट दिया। तो एक बार तो चलो सरकार रिवोल्यूशन का ये जो नाटक आप खेलते हो ये कर लेंगे, ये सर लेकिन उस वक्त जो वो बच्चा फील कर पा रहा है उसका जिम्मेदार कौन? और जैसा कि अभी आपने बताया कि कोई गलत कदम ना, अभी तो बच्चे उठा नहीं रहे हैं, लेकिन कोई गलत कदम उठा ले, उसका जिम्मेदार कौन? उसका देखिए सर, ये जो आपने बात बोली इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि मैंने शायद अगर मेरे से जो पढ़ा हुआ है या फिर हमारी जो क्लासरूम में पढ़े हैं उन सभी बच्चों को पता है, मैंने स्टार्टिंग से एक बात कह रखी है, कौन कितनी परसेंटेज ला रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमने 10th का अगर कोर्स पढ़ा है, 9th का कोर्स पढ़ा है, 11th का पढ़ा है, 12th का पढ़ा है, तो वो सारी चीजें हमको आनी चाहिए। आज का जो दौर है वो प्रतिशत का नहीं रहा है, अब दौर रहा है एक्सीलेंस का। जिसके पास पूरी नॉलेज है वो टॉप पर है। परसेंटेज से अगर आप मैटर करोगे तो आपकी जो, मान लो अगर आपके पूरे राजस्थान या पूरे जयपुर में भी फर्स्ट नंबर पे आते हो, तो वो फोटो एक ही दिन अखबार में आएगी, या हो सकता है कोई 10 दिन तक अखबार में आ जाए, लेकिन उसके बाद सब उसको भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर एक्सीलेंस है और वो बंदा
किसी ना किसी फील्ड में जाके बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। जैसे आप बहुत सारे उदाहरण देखते हो कि जो आईएएस आईपीएस वगैरह हैं, जिनके कभी 10th और 12th के अंदर 40%, 50%, 60% इस तरीके परसेंटेज रही है, और बाद में वो आगे जाके बहुत ही शानदार उन्होंने रिजल्ट दिया है, बहुत ही शानदार मुकाम पे पहुंचे आज। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा कि भाई बच्चे के मन स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा कि उसका जो मोराल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार बच्चे का देखो, मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि सभी माता पिता से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने बच्चों को डांटें, थोड़ा सा सोच समझ के डांटे। मैं ये नहीं कह रहा कि डांटे नहीं, डांटे, पर इस तरीके से डांटे ताकि उसको ऐसा लगे नहीं कि भाई मुझे डांट पड़ी है। जैसे मान लो पापा ने डांटा तो मम्मी ने उसको मना लिया, या मम्मी ने डांटा तो पापा ने मना लिया, इस तरीके का चलता रहता है। लेकिन अगर आप मान लो, आज एक इंसिडेंट हुआ इसलिए मैं इस चीज पे बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो किसी बच्चे का पहला ही दिन है, वो स्कूल जा रहा है, पहला ही दिन है, और पहले ही दिन आपने भिड़ते पहले ही उसको स्कूल जाने से पहले ही डांट दिया, तो सोचो उसका पूरा दिन कैसे जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर सरकार ने बच्चों का मोरल डाउन कर दिया, तो सोचो वो आने वाले 1 या 2 साल में उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि उसका जो मोरल इतना डाउन हो जाए कि वो मेहनत करना ही बंद कर दे, क्योंकि जब वो सोचेगा कि मैं यार 13 घंटे पढ़ के भी मेरे इतने ही नंबर आ रहे हैं, तो मैं क्यों पढ़ूं 13 घंटे, बिल्कुल मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ के काम निकाल लूंगा। जबरदस्ती क्या है, जब रिजल्ट ही इतना आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि मैं आपसे सीधा सवाल ये कर रहा हूँ कि भैया यहाँ पे अगर सरकार का, मान लो कोई शिक्षा मंत्री का अभी यहाँ बेटा होता, उसके साथ ऐसा हो रहा, तो वो क्या करते? वो अपने अधिकारियों को डांटते नहीं डांटते, ये बताइए आप। और अधिकारियों को छोड़ो, वो मैं कह रहा हूँ आपको, अगर ऐसा हो जाता ना तो अगले दिन ही वो अधिकारी सस्पेंड हो जाता, ये गारंटी मेरी है। बिल्कुल सर। तो आज यही होता है सर, अगर एक अधिकारी का कुत्ता भी घूम जाए तो उसके लिए पूरी रात पुलिस को भगा देते हैं। ये वहां पे एक गरीब आदमी अगर चला जाए या उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो वो 10 दिन तक तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं रिपोर्ट कहाँ लिखाऊं, क्योंकि वो थाने जाता है वहां से भगा देते हैं उसको, ऊपर कहीं जाता है वहां से भगा देते हैं। और भैया अगर 500 का नोट निकाल के दिखा दे, वो दिखाया कहाँ से? पहली बात तो वो तो गरीब आदमी है। और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास फुल पावर है, उसका एक फोन जाएगा, अगले ही टाइम में उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। ये देखो सीधी बात है, ऐसे इसमें कोई वो वाली दो राय वाली बात नहीं है, सच बात है। और ये देखो, तुम जब तक इस चीजों को छुपाओगे, जब तक तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुमको इस चीज की वैल्यू पता लग जाएगी। ऐसा ही होता है। मैं मेरे बारे में बात कर लूं, अभी मान लो किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगेगा यार ठीक है हो गई, लेकिन जिस दिन उसके साथ होगी ना, उसको ऐसे मान लो उसकी जिंदगी भर याद रहेगी उसको। तो अगर उनके बच्चों के साथ होता है तब उनको पता लगता है। तो मेरी तो सीधी सी यही रिक्वेस्ट है भैया, अगर कुछ भी आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी चीज ला रहे हो, तो एक बार आपको 2 बार सोचना चाहिए, वो भी अपने विद्यार्थी बच्चों के हिसाब से सोचो, खुद के इस हिसाब से मत सोचो कि हमको ये करना है हमने ये कर दिया। पहले ये देखो कि बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, उसके बाद किसी भी योजना को आप लाओ। तो ये सबके साथ ही है। जैसे मान लो आप कोई किसी भी टाइप की योजना ला रहे हो, तो वो किसके लिए ला रहे हो और इसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बात है जनता के लिए ला रहे, जनता के लिए ला रहे हैं। लेकिन अभी तक देखो सर, मैं सीधी बात बताता हूँ, अभी तक मैंने जितनी भी योजनाएं देखी है, सरकार अपने हिसाब से उसको हैंडल करती रहती है, अपने हिसाब से चेंज करती रहती है। जैसे मान लो जितनी भी कोई भी कानून है ना, तो उसको इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ा जाता है कि जिसका केवल फायदा किसको? सरकार को। बिल्कुल, आम जनता को उसका कोई फायदा नहीं होता। और इसमें एक ऐड और करना चाहूंगा, जो आप कह रहे थे कि भाई इसके अंदर रिवील हो रहा है, उसके अंदर 100 या 200 रुपए लिए जा रहे हैं। अब भाई ऐसा होना चाहिए कि वैसे ही तो ये बात अभी मैंने सुना है कि इसके अंदर जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा अगर अपने नंबर जो है वो कम या ज्यादा होते हैं। तो भाई हम पैसा दें ही क्यों? अगर आपकी गलती है तो हम पैसा दें, अगर गलती नहीं है तो हम पैसा क्यों दें? मान लो कोई ऐसा है जिसके पास 800 रुपए ही नहीं है और उसको रिवील कराना है, वो कहाँ से कराएगा भाई? कल को तो आप ऐसे कह दो वो कमाता ही इतना है, मान लो महीने भर में 15,000 कमा रहा है, वो अपने बेटे पे लगा रहा है, वो अपनी स्कूल में लगा रहा है। आज ये मुद्दा अलग है, इसको अपन कभी और मुद्दे बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने एडमिशन कराया था, मुझे पता है कि जो कॉपी किताबों का जो खतरनाक व्यापार चल रहा है, काला बाजारी चल रही है, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लेवल पे चल रही है। और
और स्कूलों को बिल्कुल सिंगल डर नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। मतलब कई स्कूलों में तो अपने स्कूल के अंदर, और कई ने स्कूल के जस्ट बाहर, और कई ने स्टेशनरी से कांटेक्ट करके, मतलब शिक्षा को मैं कुल मिला के व्यापार देखो बना रखा है। मैं इस पे है ना ऐसे नहीं कहूंगा कि आप किताबें नहीं खरीदे, ये नहीं करे, लेकिन आपने जब एनसीईआरटी की किताबें चला रखी है और 5th क्लास तक आपने उदयपुर वाली किताबें चला रखी है, तो आप उसको लागू क्यों नहीं करते? सीधी बात यह है कि सरकार ने ये कर रखा है कि शायद 5th तक या 7th तक अपने हिसाब से लाते हैं, फिर 8th से जो है वो एनसीईआरटी चालू होती है। लेकिन जब सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे, उनको जो फ्री में किताबें दी जाती है, क्या वो किताबें नहीं चलाई जाती क्या? और अगर उन किताबों में इतना दम नहीं है तो उनको हटाया क्यों नहीं? हटाया क्यों नहीं? और अगर प्राइवेट स्कूलों में जो एडिशनल बुक्स चल रही है, तो फिर सरकारी विद्यालय के बच्चों को भी वो प्रोवाइड प्रोवाइड अपने स्तर पर सर कराओ। प्रोवाइड नहीं करा सकते ना, क्योंकि उस एक किताब की कीमत 350, उसमें आते 4 पन्ने, उसमें 4 पन्ने मैं आते हैं। आपको बताऊंगा 16 पन्नों की किताब 350 रुपए की। दिस इज इम्पॉसिबल। आप एक पन्ने का प्रिंटिंग कॉस्ट क्या मानते हैं, प्लस उसका कितना भी खर्चा हो जाए, पर इतना तो नहीं हो सकता। 16 पन्नों का आज हम 16 पन्नों का पेपर बना देते हैं, तो क्या वो 300 रुपए का पेपर हो जाएगा क्या? और उस 16 पन्नों की ये पेपर से आप कितना सीख पाओगे? बस इस बारे में कभी और बात करेंगे, अभी हमारे मुद्दे तो कुछ अलग है। तो रवि जी सर ने हमारे इस प्रश्न का आंसर भी बहुत अच्छे से दिया, आप लोग इससे संतुष्ट होंगे। मैं रवि जी सर आपसे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सरकार में बैठे लोग हों, चाहे शिक्षा विभाग में बैठे लोग हों, चाहे हम हों, चाहे माता पिता हो, सब कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का भला चाहते हैं। और ये जो गलतियां होती है, ये पता नहीं किस अहंकार के कारण हो जाती है, वो भी चलो साइड में रखते हैं। सरकार की कमियां हैं, सरकार को सीखना चाहिए इससे, और सरकार इसमें तब्दीली करे, ये हमारी भाई सबसे अच्छा मेरी तरीके से उनको यही एडवाइस है कि अगर आप रिवील करवाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी करवाएं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई बच्चे की कमी है, तो देखो ऐसा कोई नहीं चाहेगा बच्चा कि भाई मेरे भाई किसी के 99 आ गए तो वो भी रिवील लगा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाए तो ज्यादा सही है, या फिर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रख सकते तो थोड़ा मिनिमल अमाउंट रखा जाए। 400 रुपए जो है वो बहुत ही ज्यादा है, 100-200 रुपए तक इनफ है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मैं रवि जी सर थोड़ा सा सरकार की तरफ से ध्यान हटाकर आपका अभिभावकों और माता पिता की तरफ ले जाना चाहूंगा। अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टीचर्स हो चाहे पेरेंट्स हो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन अभी भी मेरी नजर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को केवल और केवल परसेंटेज के नाम पे जज करते हैं। मैं एक केस आपको बताता हूं। एक बच्चे के 90% मार्क्स हैं, 90% मार्क्स हैं, फिर भी उसके पेरेंट्स जो हैं 90 से ऊपर क्यों नहीं आए, और बच्चों के तो 90 से ऊपर आए हैं, तेरे से आगे 4 क्यों निकल गए। जब उस बच्चे ने ये कहा कि नहीं पेरेंट मेरे पीछे भी तो बहुत है, पीछे क्यों देखना, तेरे से आगे क्यों निकल गए वो। मतलब परसेंटेज का उस छोटी सी उस नन्ही सी जान पे ना केवल पेरेंट्स, स्कूल, आजकल आप देखते होंगे कि स्कूल कैसे रील्स बना रहे हैं परसेंटेज को लेकर, जैसा तो सारा का सारा क्रेडिट इन्हीं लोगों को देता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे पेरेंट्स के लिए आपकी क्या राय है, और जो ऐसे टीचर्स हैं जो केवल और केवल बच्चों को बरगलाते हैं और उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं या उनके बहुत सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, ऐसे टीचर्स और ऐसे अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, इसका तो सीधा सा मैं इतना ही उत्तर दे पाऊंगा कि इसके अंदर मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले कहा था, दिखावे वाली बात हो रही है बिल्कुल, और इसको हमें थोड़ा सा ना लाइट लाइन थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि लगातार जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। पहले इसको मैं उसी चीज से जोड़ना चाहूंगा जो पहले चीज रखी गई थी, कि पहला तो जो चेकिंग, कॉपी चेकिंग जो है उसको थोड़ा सा सरकार को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज भी आपको लिखित में दे सकता हूं कि अगर सीरियसली कॉपी चेकिंग करवाई जाए, मतलब एक कॉपी चेक जैसे सीबीएसई के अंदर होता है कि वहीं बैठ के कॉपी चेक करवाई जाती है, तो अगर ऐसा करवाया जाए कि बहुत ही गहनता से कॉपी चेक करवाई जाए और एक कॉपी को चेक करने में 2 से 5 मिनट लगाई जाए, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये जो 90 का क्रॉस अबाउ है ना, ये घट के 80% नहीं आ जाए तो मेरे को कह देना। क्योंकि मैंने 11 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते,
मैंने इस तरीके के बच्चे देखे हैं जिसे सर लिखना नहीं आता। लिखने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप एक वर्ड नहीं लिख पा रहे, और वो बच्चा अगर पास होके जा रहा है तो वो सरकार के मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल। क्योंकि तमाचा इसीलिए है क्योंकि बोर्ड की, देखो 9th तक तो मैं स्कूल वाला मान लो उसको कैसे ना कैसे पास कर देता है, लेकिन अगर 10वीं में पास होकर जा रहा है तो वो सबसे बड़ी कमी है सरकार की। क्यों है कमी? क्योंकि अगर आप उसको 10वीं में पास कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक अनपढ़ व्यक्ति को आगे की तरफ भेज रहे हो। इसका मतलब ये मत सोचो आप कि हमने उसको प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित नहीं किया, उसको नीचे भेज दिया आपने, क्योंकि वो आगे जाके हो सकता है कुछ ऐसा कर दे जिससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वही बच्चा आगे हो सकता है जो कैपेबल है, योग्य है। तो इस बात को मैं इतना सही कहना चाहूंगा कि कॉपी को थोड़ा गहनता से चेक किया जाए। दूसरी बात पे मैं आ रहा हूँ कि आजकल जो परसेंटेज है उसके पीछे बहुत भागा जा रहा है। तो मैं सीधी सी बात कहूंगा कि ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी कि परसेंटेज के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे जाना चाहिए। क्योंकि परसेंटेज तो मायने नहीं रखती, इसलिए नहीं रखती क्योंकि मान लो हो सकता है आज मान लो मैं इस कमरे में एग्जाम दे रहा हूँ, हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी हो, हमारे अच्छी मैडम आ जाए और सभी मस्त टीपे और मस्त नंबर आ जाए, लेकिन मुझे आता क्या है? मेन बात तो वो है ना कि मेरे मान लो 100 नंबर है और मुझे आता कुछ नहीं। तो मेन चीज है सीखना। अगर पेरेंट्स भी थोड़ा इस बात पे ध्यान दे, अगर बच्चा आपका सीख नहीं रहा ना तो आप कंप्लेंट करिए, बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन अगर बच्चा आपका सीख रहा है, सबसे अच्छा है, फिर परसेंटेज कम आ रही है, तो उस पर आप थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। इसलिए सोचने की जरूरत है क्योंकि आप उसको जितना डांटेंगे उसके दिमाग में ये और बैठ जाएगा कि यार इतनी मेहनत करने का तो कोई मतलब नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है टीपो। तो भैया मेरे पड़ोसी ने टीप के लिया है 96% और मैं अभी तक हूँ 81 पे, लेकिन मुझे उससे ज्यादा आता है, मुझे उससे ज्यादा नॉलेज है। तो भैया उसके दिमाग में क्या बैठ जाएगा? भैया टीपना इज द बेस्ट पॉलिसी, टीपो, मस्त नंबर लाओ। दूसरी चीज ये कहूंगा, मान लो अगर टीप के भी नहीं ला रहा है, किसी कारणवश, हो सकता है उस दिन एग्जाम देते हो उसकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसके कारण वो एग्जाम ढंग से नहीं दे पाया, उसका परसेंटेज कम हो जाए, तो आप उसको कम से कम डीमोरलाइज तो मत कीजिए, थोड़ा सा उसको सपोर्ट दीजिए। भाई क्या दिक्कत है वो आपको खुल के बताएगा, ये मेरी गारंटी है। बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप उनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इजी वे में, अगर उनको मतलब एकदम परिवार की जैसे, परिवार का मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं, ऐसे नहीं कि भाई पापा को बड़ा कैसे कम नंबर आए, इस तरीके से नहीं, आप उसको एक दोस्त बनाकर अगर ढंग से पूछेंगे तो आपको बता देगा तुरंत कि मेरे क्यों कम नंबर आए। तो थोड़ा इस चीज पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। देखो देखा देखी आप अगर करोगे ना तो एक दिन हो सकता है बच्चा आपके हाथ से निकल जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी के दिमाग में मैंने देखा है कि आजकल मार्केट का मतलब अपनी सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये चल रहा है कि बच्चा मान लो बहुत अच्छा पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, विदेश चला गया। अब चला गया विदेश, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम पे वहां का जो परिवेश है उसको देखते हुए उसका माइंडसेट चेंज हो गया। अब वो सोचो पूरी जिंदगी भरी वहां से नहीं आया, आपने उसको इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी ज्ञान दिया, इतना सब कुछ दिया, और वो आपका ही नहीं रहा, तो उस विदेश भेजने का क्या ही मतलब है। तो मैं आपसे और सभी ये जो नेता लोग हैं इनसे भी यही कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है ये करते बोलते तो बहुत हैं कि हमारे देश के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ तो करके देखिए एक बार। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को देश की तरफ नहीं लेके आ रहे, आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि विदेश जा, वहां पे इतना पैकेज मिलेगा, ये होगा, वो होगा। आप दूर लेके जा रहे हैं, पास नहीं लेके आ रहे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो सब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? बाहर। तो जब ये आप बाहर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे देश में क्या बचेगा? बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि, अब एक बात बताइए, अगर हमको देश को आगे लेके जाना है तो टैलेंटेड लोगों की जरूरत है ही, और मैं तो ये मानता हूं हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा को लागू कर देना चाहिए। एक क्राइटेरिया रखना चाहिए कि जो एमएलए है वो इतना पास तो होना ही चाहिए, कोई भी टीचर है वो इतना पास तो होना ही चाहिए। अब जैसे मैं टीचर्स की बात कर लेता हूँ कि टीचर्स बहुत शानदार है, बहुत अच्छे हैं, सबको अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज भी स्कूलों के अंदर ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जो केवल 12वीं पास हैं। मैं उनकी योग्यता पे कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा,
लेकिन क्या आप 2 साल का कोई भी छोटा मोटा कोर्स तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। टीचर पढ़ाने के लिए, जैसे मान लो बीएड हो गई, बीएसटीसी हो गई, उससे आपको ये नॉलेज नहीं आएगी पढ़ाना क्या है, वो आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी, आपको ये नॉलेज आएगी कैसे पढ़ाना है, कैसे डील पढ़ाना कैसे करना है बच्चे को, आपको नॉलेज फुल है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है वो अपनी बेइज्जती ना हो इसके लिए रोज पढ़ के जाता है और अच्छे से पढ़ के जाता है, कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें ये होगा कि अब बच्चे को कैसे डील करना है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स और बच्चों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और इतनी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है कि वो हाथापाई पे बात चली जाती है। वो क्यों चली गई? क्योंकि वो टीचर जो था वो या तो बीएड क्वालिफाइड नहीं था, और अगर बीएड क्वालिफाइड था तो उसके अंदर इतना सेंसिबल होना चाहिए कि बच्चे को उसको कैसे टैकल करना है, कैसा भी सिचुएशन हो। बीएड में सिखाते क्या है? यही तो सिखाते हैं आपको बच्चे को कंट्रोल कैसे करना है। बिल्कुल। तो ये परिवेश है। और आज के आने वाले जो रिजल्टों की बात कर रहा हूँ, तो मैं टीचर्स और पेरेंट्स से सभी से इतना कहूंगा कि परसेंटेज के पीछे ना भगे, केवल ये देखें कि बच्चा मेरा 10th पास किया है तो 10th की उसको एक एक चीज आनी चाहिए। मेन मुद्दा ये। बिल्कुल, रवि जी ने जो आपको बात पहुंचाई मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं, और मैं भी इस पर अपना एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि जितने भी माता पिता हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो बच्चों पर फालतू का ये बोझ ना थोपे, उनको हमेशा रिलैक्स रखें। जितनी परसेंटेज उन्होंने बनाई है वो सफिशियंट है, उसके वो आगे बढ़े, क्योंकि अ फ्यू मार्क्स डज नॉट डिसाइड योर करियर, ये हमने सुन रखा है। आपके बच्चे ने शिक्षा के दौरान क्या सीखा, और उसके वो जो सीखा है ना, वो उसके व्यवहार में आपको नजर आता है। हंसले उसकी मार्कशीट तो वो है। चलिए इस पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाते हैं। रवि जी सर, मैं आपसे एक प्रश्न और रखूंगा, उसके बाद में हमारा एक अंतिम प्रश्न लेंगे। मैं ये जो चाहता हूं कि अभी 1 अप्रैल से हमारी सरकार ने सेशन चालू कर दिया है। अभी काफी बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर ही असमंजस में हैं। उनके अंदर ही एक नया द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है कि मैं तो इस लायक था, मुझे इस लायक बनाकर छोड़ दिए। तो अभी देखो, और बच्चे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर ली, उनकी स्टडी रेगुलर चल रही है 1 अप्रैल से, जैसा कि आज ही से सेशन चालू हो रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी रिवैल्यूएशन की रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रीचेकिंग की रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अब वो रिजल्ट 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, 1 महीने में आए, उस दौरान उन बच्चों को क्या करना चाहिए? अब वो अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे? उनके ऊपर मैं राय जानना चाहूंगा आपकी। उनके ऊपर सर इतनी सी बात है कि देखो, नंबर जो है वो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। अब आपको ये पता है कि आप पेपर कैसा करके आए। हो सकता है किसी के 10 नंबर कम ज़्यादा हो रहे हो, किसी के 20 हो रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा हो रहे हो, जिसके अंदर उसको दिक्कत आ रही है। लेकिन उसको पूरे साल पढ़ने पे इतनी नॉलेज तो आई गई होगी कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मैं आपसे अभी भी यही कहूँगा कि आपको कोई कुछ भी कहे, पर आपको उसी रास्ते जाना है जिस रास्ते जो है कि आपकी सक्सेस छुपी हुई है। आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है। मैं साफ बोल रहा हूँ आपको कि आप ये मत सोचिए कि भाई मेरा दोस्त डॉक्टर बन रहा है तो अपन को भी बनना है, या मेरा पड़ोसी बन रहा है तो अपन को भी बनना है, या मेरे चाचा का लड़का बन रहा है तो अपन को बन रहा है। अरे भैया, वो चाचा का लड़का है, अपना लड़का थोड़ी है। अपन को तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि जो आपको इंटरेस्ट है आप वही कीजिए। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं 10th क्लास में एक बच्चे को पढ़ाया था, वो उसके 40% मार्क्स थे। 40% मार्क्स, बिल्कुल कमजोर बच्चा था। लेकिन आज वो बच्चा बड़े से बड़े क्रिकेटर, बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े राजनेता, सबका फोटो शूट करता है। मतलब उसको इंटरेस्ट था शुरू से कैमरा। तो उसने अपना जो इंटरेस्ट है वो इतना डेवलप कर लिया कि आज वो विदेशों के अंदर जा जाके, मतलब ये मानिए कि उसको बड़े बड़े लोग अप्रोच करते हैं और वहां, और उनका खर्चा भी वही देते हैं। जैसे मान लो किसी ने दक्षिण अफ्रीका बुलाया उनको फोटो शूट के लिए, सारा आने जाने का खर्चा वही देगा। लेकिन आज वो उस मुकाम पे है कि उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए। अभी थोड़े दिन पहले मैं जब YouTube पे देख रहा था, मैंने एक चीज देखी थी। एक सरकारी स्कूल का कोई बच्चा था, उसके अभी जो रिजल्ट आया 10वीं में, उसमें शायद 55 ऐसे कुछ परसेंटेज है। लेकिन उस बच्चे ने अपनी कलाकारी दिखाई, उसने अपनी पेंटिंग्स दिखाई।
तो आप ये मानेंगे कि एक जो रियल पेंटिंग होती है उसमें कोई 19-20 का अंतर है, बाकी एकदम सेम। कहने का मतलब है उसमें कितना टैलेंट है, अगर वो अपनी टैलेंट को आगे लेके जाए तो वो बहुत ही अच्छे मुकाम पे जा सकता है। तो मैं आपको इतना सा कहूंगा, जो रिजल्ट आ चुका है वो कोई बात नहीं, अगर आपको रिवील करना है करिए, लेकिन आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, क्या मुझे साइंस पसंद है, क्या मुझे साइंस के टॉपिक पढ़ते हुए मजा आता था, क्या मुझे मैथ पढ़ते हुए ऐसे लगता था कि यार मैं सब कुछ सॉल्व कर दूं, मेरे को जो क्वेश्चन देंगे वो सॉल्व कर दूंगा, या जो सर सिखाएंगे वो मैं सीख लूंगा, मुझे बहुत ही मजा आता है मैथ सॉल्व करने में। क्या आपको एसएसटी पढ़ने में मजा आता था, क्या आपको सन याद करने में मजा आता था? तो अगर आपको एसएसटी पढ़ने में मजा आता था तो आप आर्ट्स लीजिए, अगर आपको साइंस पढ़ने में मजा आता था तो पीसीएम पीसीबी ले लीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन में या फिर आपका माइंडसेट जो है वो बिजनेस माइंडसेट है तो आप कॉमर्स ले लीजिए। बिना सोचे समझे, आप फालतू का टेंशन लेना ही नहीं। ये लोगों ने इसको हवा बना रखा है कि भाई ना मेरे को क्या करना है, मैं साइंस में लूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, स्कूल वाले ये कह रहे हैं, सर ये पापा ये कह रहे हैं, मम्मी ये कह रही है, वो ये कह रहे हैं। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो लीजिए, कल को आप रिग्रेट ना करें, कि ये ना हो जाए कि 6 महीने बाद आप ये सोचे कि यार मैं ये ले लेता। तो टाइम खराब करने से अच्छा ये है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें मजा आता है, आप वो सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में है ना अपने पास अवसर है। बिल्कुल। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बना है जिसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते, हर सब्जेक्ट के अंदर ये मान लीजिए बेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो है कि किसको किस में मजा आता है। तो मैं तो आपसे सीधा ये कहूंगा, मजे वाला सब्जेक्ट, क्योंकि अपन को कोई जिस चीज में अपन को ज्यादा मजे आते हैं ना उसको अपन 100% एफिशिएंसी के साथ करते हैं, और जिसमें अपन को मजे नहीं आते उसको अपन एक बोझ समझ के करते हैं। मतलब ये मान लो अपने कंधे के ऊपर कोई 20 किलो का बोझ डाल दिया और फिर अपन को बोला जाए कि अब पढ़, तो वो कैसे पढ़ेगा बच्चा? तो मैं भी यही कहना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चों को, यही इतना सा कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट लेते समय में केवल इतना सा ध्यान रखें कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है, या हो सकता है किसी और एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल ऐसे बोल रहा हूँ कि मजे मजे वाला सब्जेक्ट ले लो, नहीं, अगर हो सकता है कि आपका कुछ पहले से गोल हो, या आपने बचपन से ये सोच रखा हो कि मेरे को यार इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को पायलट बनना है, मेरे को ट्रेन मास्टर बन रहा है, मेरे को और कुछ करना है, अगर पहले से गोल सेट है तो फिर उस चीज को लेके आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो आपका खुद का गोल है। किसी दूसरे गोल के ऊपर काम मत कीजिए कि मेरे मामा का लड़का डॉक्टर बन गया, यार मेरे को बनना पड़ेगा अब तो। ऐसे बनना पड़ेगा कुछ नहीं होता है, बनना पड़ता नहीं है। कभी भी आप पढ़ने के पीछे जाओगे पीछे रह जाओगे। सिंपल सी थ्योरी इतनी सी है कि अगर आपको जिस चीजें मजा आता है वो लीजिए, पहले से आपका गोल है वो लीजिए, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, रवि जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया होगा। रवि जी की बातों से एक चीज तो बहुत अच्छे सीखने को मिली मेरे को भी, कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस इनसे भी बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत बड़ी दुनिया है। मैं भी आपसे यही कहूंगा कि सर, मैं इसमें अपना व्यू रखता हूं कि जब भी हम किसी चीज में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक इच्छा और एक क्षमता। कई बार हमारी इच्छा तो होती है लेकिन हमारी क्षमता नहीं होती। कई विद्यार्थियों की इच्छा होगी, नहीं हम साइंस मत लेंगे, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है। कई लोगों की क्षमता तो है लेकिन वो इच्छा नहीं होती कि भैया उनकी क्षमता है, उनके परिवार फाइनेंशियली एकदम बढ़िया है, वो कैपेबल है, तो बच्चे को साइंस दिला देते हैं, लेकिन उनकी क्षमता तो है लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, तो वो भी नहीं है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं तो इतना सा ही कहूंगा कि अगर आपकी क्षमता है और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो उसमें इच्छा पैदा कर लीजिए, और अगर आपकी इच्छा है और आपकी क्षमता नहीं है तो आप क्षमता पैदा कर लीजिए, क्योंकि साइंस कॉमर्स और आर्ट्स से भी बहुत बड़ी दुनिया है ये। इसमें आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट के अलावा सोल्जर बन सकते हो, पेंटर बन सकते हो, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, अभिनेता बन सकते हो। सर ने बताया एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। मैं भी अपने एक जीवन का केस बताता हूँ। सर, मेरा एक दोस्त था कृष्णा, और आज अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा तो वो सोचेगा कि सर क्या ही बोल रहे हैं। मेरी बड़ी वाली सिस्टर के साथ में, उससे छोटी वाली सिस्टर के साथ में और मेरे साथ में, तीनों के साथ में उसने कक्षा 10 पास की, और वो मेरे साथ भी कक्षा 10 पास नहीं कर पाए। तो हम अक्सर उसको बोलते थे यार तो अपने जीवन में क्या करेगा, लेकिन शायद वो आज मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं तो अपने हैप्पीनेस को सक्सेसफुल मानता हूं। जिस पद में मैं अभी बैठा हूं मैं बहुत सफल हूं,
लेकिन आज वो देश दुनिया के चक्कर काट रहे हैं सर। क्यों? बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, उनका वो कोरियोग्राफर है, डांस सिखाता है। और वो जब स्कूल में भी था ना, बहुत अच्छा डांस करता था, और हम उन सबको अप्रिशिएट भी करते थे कि तुम क्या क्या गजब का डांसर है। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी रहता था कि ये क्या कर लेगा अपने लाइफ में। लेकिन देखो, वो कक्षा 10 में 3 बार फेल होने वाला विद्यार्थी और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में मिलता है, और हमको देखकर उसको बहुत गर्व होता है। चलिए इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, और आज के इस पॉडकास्ट का हम अंतिम प्रश्न रखते हैं सर आपके सामने, कि अभी जो ये प्रेजेंट सिनेरियो में जो रिजल्ट्स को लेकर अभी तक हमने बात की है, तो अब हमें ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि आगे से इस तरीके की गलतियां ना हो, जिसमें हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा शिक्षक वर्ग, हमारी शिक्षा संस्थाएं, हमारी जो अभिभावक, हमारे विद्यार्थी, उनके लिए अब ऐसे कौन से कदम होने चाहिए कि वो आगे ऐसी परिस्थिति में ना फंसे। और देखो, कहीं ना कहीं जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो सरकार को लेकर भी हमारी जो नजरिया है वो बदलता है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे पास में जो भी सरकार है, या हमारी जो पिछली जो भी सरकारें हैं, जो आगे आने वाली सरकारें हैं, हम उनके कोई खिलाफ नहीं हैं। और हमारा पॉडकास्ट करने का जो पर्पज है वो भी ये नहीं है कि हम सरकार में बैठे लोगों पर उंगलियां उठाएं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते, रवि जी सर भी एक शिक्षक होने के नाते, हम बस इतना सा चाहते हैं कि ये जो गलतियां अभी हुई हैं वो भविष्य में ना हो। और ये ना हो, इसके लिए आप सरकार को, अभिभावकों को, शिक्षण संस्थाओं को, हम जैसे शिक्षकों को, विद्यार्थियों को क्या कदम उठाने चाहिए? देखो सर, इसके अंदर तो जो मेन भूमिका रहती है वो सरकार की रहती है, क्योंकि शिक्षक की सेकेंडरी है कि सरकार जो योजनाएं या सरकार जो कंडीशंस लगाती है उसी प्रकार से टीचर्स को चलना पड़ता है। क्योंकि टीचर्स तो केवल आदेश फॉलो करते हैं, ये बात मैं क्लियर कह देता हूँ कि टीचर्स जो चाहेंगे वो होता नहीं है। टीचर्स बहुत कुछ चाहते हैं, वो होता भी नहीं है, और कुछ बातें उसमें पॉसिबल होती है, कुछ बात नहीं होती है। तो मेन बात होती है सरकार की, क्योंकि अगर सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम अपना बेस्ट शिक्षा को दें, पहली बात तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारे देश के अंदर थोड़ा सा शिक्षा जो है उसको थोड़ा सा बैकवर्ड किया जा रहा है। अब लगातार क्यों किया जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा में कुछ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप अगर केवल योजनाएं लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर अगर शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। सरकार को सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि जो टीचर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन्स दिए जा रहे हैं, जैसे मैं केवल इतना सा कहूंगा कि भाई अगर टीचर आपको लगता है कि भाई इतना पावरफुल है तो केवल एक जनगणना का काम उसको दे सकते हैं, उसके अलावा दूसरा काम उसको, मैं ये, क्योंकि मेरा दोस्त और हमारे बहुत सारे जो रिलेशन में वो शिक्षा व्यवस्था के अंदर हैं, शिक्षा विभाग के अंदर हैं, तो उनसे मैं मिलता रहता हूँ या बात करता हूँ, तो वो बताते रहते हैं कि हमको ये मान लो इतने और ऐसे काम दिए जाते हैं जिनके बारे में सुन के एक बार तो हंसी आ जाती है। क्योंकि मैंने देखा है, अभी पिछली बार मैं मेरे दोस्त के पास बैठा था तो उसके मोबाइल के अंदर मैंने चीजों को देखा, तो उसके अंदर इस तरीके के काम सरकार दे रही है कि जिसको मैं अभी यहाँ पे लाइव भी नहीं बता सकता। इस तरीके के कि भाई बच्चे के कितने जुएं डल रही है, कितने जुएं हो रही है। अब बताइए, ये कोई मतलब टीचर अगर ये काम करेगा तो फिर डॉक्टर क्या ही कर लेगा भाई। तो सीधी बात ये है कि पहला तो अपन को जो टीचर्स के ऊपर है वो बर्डन कम करना पड़ेगा, ताकि कोई कल को ये नहीं कह पाए कि भाई हमारा रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि हमारे पास टाइम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले तो हमको कमियों को दूर करना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी कमी यही है। आप किसी भी टीचर से, सरकारी टीचर को अगर खड़ा कर दोगे और उससे पूछोगे भाई आपके रिजल्ट अगर कम है तो क्यों कम है बताइए, देखो, तो वो सीधा एक ही उनका जवाब है, सर टाइम नहीं मिलता, आप देख लो। और मैंने देखा वो अभी कि इतना काम दिया जाता है कि एक्स्ट्रा काम, बोल रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा काम इतना दिया जाता है कि ये कीजिए, वो कीजिए, बच्चे घर जाइए, ये करिए, वो करिए। वो सब मैं मानता हूँ जिम्मेदारी है, जैसे एक क्लास टीचर है, जैसे उसकी जिम्मेदारी होती है उतनी आप उसको जिम्मेदारी दें। आप उसको क्लास की जिम्मेदारी दे सकते हैं कि भाई आपके पास 10वीं क्लास का टीचर हो, आप क्लास टीचर हो, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, वो मैं मानता हूँ। पर ये जो फालतू की जिम्मेदारियां हैं, नहीं, मैंने ऐसे भी देखा है कि सरकार अपनी भीड़ बनाने के लिए टीचर्स को बुला रही है। बहुत सारे जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं उसके अंदर देखा है मैंने,
और पाबंद और कर देते हैं कि अगर आप नहीं आओगे तो आपके जो छुट्टी है या फिर वो 2 दिन की छुट्टी लग जाएगी, 1 दिन की लग जाएगी, इस तरीके, और आदेश आ जाएगा कि कारण बताओ। भाई एक बात बताओ कि टीचर्स को आपने पढ़ाने के लिए रख रखा है या अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए रख रखा है? मैं तो ये सीधी सी बात मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा भी अगर किसी भीड़ में जा रहा है, सरकारी या राजनीतिक, तो वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि अपन को भीड़ में जाके अगर आप अपना बल प्रदर्शन कर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप ये देखिए ना कि उस व्यक्ति ने आपके लिए कभी कोई काम किया है क्या, और किया है तो केवल उसी जगह जाएं जहां वो प्रॉब्लम में हो। मान लो कोई मुद्दा है बहुत बड़ा, उसके अंदर अगर आप भीड़ बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं भी आपके साथ हूँ, भाई बढ़ानी चाहिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। लेकिन आप उसको बिना फालतू के अपना बल प्रदर्शन करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, उसके लिए रैलियां करवा रहे हैं, उसके लिए टीचर्स को बुला रहे हैं, उसके लिए बच्चों को बुला रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। मैंने देखा है, मैं कोटा में बहुत बार रह चुका हूँ, मेरे ससुराल है, तो मैंने देखा है वहां से बड़े बड़े कोचिंगों से बच्चों को बसों में भर के ले जाया जा रहा है सभा के अंदर या इसे। ये क्या है? अगर आप पढ़वाना चाहते हैं बच्चों से, अगर उसका भविष्य बनाना चाहते हैं तो इस चीज को पहली बात बंद कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर अब कई ऐसे कहते हैं कि भाई हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे सही करें। अरे भाई पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो। आप मान लो एक बात बताइए, आप अपने घर पे रह रहे हैं तो क्या टूटी हुई दीवार के साथ रह लेंगे क्या? एक बार एमएलए को कह के तो देखो कि भाई एमएलए या विधायक जो भी है उनको एक बार कह के तो देखो आपकी एक कमरे में रुको जिसकी छत है ना हल्की सी क्रैक हुई होनी चाहिए, देखिए रुक जाएगा कि वो रात भर उसको नींद आ जाएगी क्या? तो सोचो, जो हमारे पूरे जयपुर और पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं तो केवल राजस्थान की बात करता हूं, क्योंकि हम अब कई ऐसे बोलेंगे आप देश की बात नहीं करते। अरे भाई आप अपनी जगह को अगर साफ कर लोगे तो धीरे 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 अपना पूरा देश साफ हो जाएगा और पूरा देश सही हो जाएगा। केवल अपनी बात पहले करो, दूसरी बात अपने आप होगी। क्या आप यहाँ अपना राजस्थान सही कर लोगे तो क्या देश अपने आप राजस्थान को देख के आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। जैसे शुरू के अंदर गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कहा हमारा गुजरात मॉडल देखिए, तो भाई उसको देख के कर रहे हो तुम, तो क्या राजस्थान को देख के सब नहीं कर सकते? तो राजस्थान में सबसे पहला बदलाव तो ये आना चाहिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो और किसी में हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे कुछ भी हो। जैसा कि मेरे को इस मामले में एक जो हमारे विधायक हैं, उनका नाम क्या है, रविंद्र सिंह भाटी, उनकी एक ही बात अच्छी लगती है, बाकी मैं उतना जानता नहीं हूँ, ना मेरे को राजनीति से कोई मतलब है। इतनी सी जानता हूँ कि उन्होंने एक बात संसद में अभी उठाई थी कि जितने भी हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी हो, चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो, उसके सभी बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। क्योंकि अब भी मान लो आप बीमार हो, ठीक है, आप विधायक हो, आप बीमार हो, क्या आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे? क्या नहीं करवाओगे? आप सीधे जाओगे दिल्ली एम्स, इसमें उसमें जाओगे। क्यों भाई? एक बार आप जनता बन के देखो, जनता कहाँ जा रही है? सरकारी पड़ोस के सरकारी हॉस्पिटल में। तो आप भी जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, वहीं इलाज करवाइए, जितनी व्यवस्था है उनके हिसाब से चलिए। बिल्कुल। तो अगर मैं कह रहा हूं ना कि अगर ये काम कर दिया जाए कि भाई सरकारी स्कूल में ही बच्चे पढ़ाने हैं, चाहे कुछ भी हो। अब ये कोई मैं प्राइवेट स्कूल के उसके खिलाफ नहीं हूं, सबकी व्यवस्थाएं होती है। एक बात बताइए, अगर आपने सोच लिया कि मेरे को अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना है तो आप प्राइवेट में पढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम सरकारी तंत्र को इतना मजबूत कीजिए कि कल कोई उंगली नहीं उठा सकता कि भाई ना सरकारी तंत्र ऐसा है कि यार मैं कैसे पढ़ाऊं। कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके पास पैसा नहीं है। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो बेचारे एक टाइम का खाना खा के दूसरी बार नहीं खाते। मैं इंटर्नशिप करने गया था, वहां मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे थे जो केवल स्कूल एक ही उद्देश्य से आते हैं, क्योंकि वहां खाना मिलता है। रियलिटी है सर, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। हरमाड़ा सरकारी स्कूल में मैंने इंटर्नशिप करी है, वहां पे मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो केवल खाना खाने आते थे, और उनकी प्रेजेंट इसीलिए लगती थी कि वो खाना खाने आ रहे हैं। और वहां के टीचर्स भी हमको कहते थे कि सर ये थोड़े गरीब है, एक टाइम में खाना भी नहीं मिलता तो खाना खाने आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मजबूत कर दीजिए तंत्र। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है मजबूत। बिल्कुल। जहां पे आप फालतू की चीजों के अंदर पैसा वेस्ट कर रहे हो, और मतलब मैंने ये देखा है, आप सब देख रहे हो, आज का दौर देख रहे हो, किस तरीके का दौर चल रहा है कि नेताओं के पास तो करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए निकल रहे हैं और एक आम जनता के पास पैसा नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? ये ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये यही तो है कि सरकार का सारा पैसा या हमारे देश का सारा पैसा केवल
नाम मात्र 10% लोगों के पास है, 90% लोग वो के वही है जो आपके और हमारे जैसे हैं, सिंपल, जिनके पास केवल 2 टाइम का खाना है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ये इकोनॉमी, और वैसे कोई इकोनॉमी नहीं है। रवि जी की बातों में दम तो है, लेकिन चलिए हम इस मुद्दे से आगे भटकते नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो रिजल्ट्स को लेकर जो काफी खामियां सरकार की तरफ से देखने को मिली, वो आगे भविष्य में ना देखने को मिले। तो रवि जी सर, हम अपने पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों को हमारे गुरुज क्लासरूम की तरफ से एक विश्वास देना चाहूंगा कि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके कुछ अंक कम रह गए हैं या सरकार में बैठे लोगों ने आपको कुछ गलत अंक दे दिए हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है और इसमें अभी आपके लिए बहुत ज्यादा अवसर है। तो मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। मैं इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जैसे हमने अभी बोला कि भाई इस रिजल्ट में वो सरकारी कमी है, कई लोग ऐसे भी कहेंगे कि सर सरकारी कैसे कमी है, वहाँ तो जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी कमी है, या फिर जो नंबर चढ़ा रहे हैं उनकी कमी है, सरकार को आप क्यों दोष दे दो। आज मैं यहाँ पे मान लो अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, और अगर मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर कोई टीचर अगर कुछ गलत काम करता है या तो जिम्मेदार हम भी हैं। तो जिम्मेदार हम भी हैं। बिल्कुल। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि आपके कोई ना कोई अधिकारी वहां थे, बिल्कुल, या आपने अपॉइंट कर रखा है। जैसे शिक्षा विभाग के अंदर आपने अपॉइंट कर रखे हैं, तो वो क्यों कर रखे हैं? वो इसीलिए कर रखे हैं कि आपने जो काम किया है उसको वो क्या करें, रिव्यू करें कि उस काम में कुछ कमी तो नहीं रह गई। आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं, आप एक दिन बाद कर रहे हैं, क्यों? शिक्षा मंत्री जी कहीं व्यस्त थे। ये बात मुझे अखबार से पता लगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस दिन शायद शिक्षा मंत्री जी कहीं गए हुए थे, इसलिए रिजल्ट जो है वो 1 या 2 दिन लेट कर दिया गया। चलो, रिकॉर्ड जो बनना था वो थोड़ा सा लेट बना, नहीं तो और जल्दी रिकॉर्ड बनता। तो बच्चों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। पूरी जिंदगी अपने पास पड़ी है, अपन लाइफ में कुछ अच्छा ही करेंगे, ये मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ। अगर आप सही हैं तो, अगर आप सही हैं और प्लस आपकी सोच सही है, तो आप हमेशा अच्छे मुकाम पे जाएंगे, ये गारंटी। हो सकता है उसमें देर हो जाए, लेकिन अच्छी जगह पहुंचेंगे। आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे खुद के, मैं कोई मजबूरी में यहाँ नहीं बैठा, मेरे को पढ़ाने में मजा आता है इसलिए पढ़ाता हूँ मैं। नहीं तो मेरे पास इससे डबल सैलरी के अंदर बहुत सारे मेरे पास ऑफर आ चुके हैं। जैसे कई बार मेरा दोस्त वगैरह है जो बैंक में काम करते हैं, उन्होंने बोला मेरे को भाई 50-50 हजार दिलवाएंगे, आ जाओ। तो मैंने कहा कि भाई देख, मुझे मजा जिस चीज में आता है मैं वही करूँगा, उसके अलावा मैं नहीं करूँगा। तो चाहे अपन थोड़ा सा कम खा लें, लेकिन खुश रहें तो वो ज्यादा अच्छा है। रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि रवि जी ने हमारे प्रश्नों के सटीकता से उत्तर दिए और हमको संतोषप्रद उत्तर मिले, ताकि हम अपने जीवन में ये चीजें ऐड ऑन कर सकें। सरकार तक जो आपने बात पहुंचाई वो शायद सरकार के लोगों तक पहुंची होगी। आप अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करिए। हमारे परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम कोई आदेश ऐसा सरकार का आता है कि कुछ बदलाव की आवश्यकता आम जन की है, तो हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं तो रवि जी ये कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अभी इस परिप्रेक्ष्य से निकल रहे हैं, इस दौर से निकल रहे हैं, डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, मैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बहुत अवसर है, और जैसा कि कविताएं हमारे जीवन में हमको मोटिवेटेड करती हैं, तो मैं गुरुज क्लासरूम के इस पहले पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूं आज, जिनसे हर उस विद्यार्थी को संबल मिलेगा जो आज इस विषाद की स्थिति से गुजर रहा है। कि मिलना था जो नहीं मिला वो, मिलना था जो नहीं मिला वो, चलना था जो नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, माना सपने चूर हुए, तुम मिटने को मजबूर हुए, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? नाम एक मुझको गिनवाओ, नाम एक मुझको गिनवाओ, आसानी से मिला है जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? यूं डरने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी,
अभी काफी बच्चों को दुनिया बहुत कुछ बोल रही होगी कि तेरे इतनी कम परसेंटेज है, और ऐसा भी बोल रही होगी कि जिसके कम परसेंटेज है, अरे तेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि तू इतने नंबर ला रहा है, क्या ढोल पिटर, वो भी डिमोरलाइज हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो उसके लिए क्या लिखा गया है कि दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना। और रवि जी ने अभी आपकी राह प्रशस्त की ना, तो तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना, कहने से कुछ होता है क्या, कहने से कुछ होता है क्या, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। रही उजड़ती फसलें फिर भी, रही उजड़ती फसलें फिर भी, खेत कहीं बंजर ना छोड़े, उस किसान ने हार न मानी, उसने कभी ना घुटने मोड़े, हालातों पर रोकर जीते जी, मरने से कुछ होता है क्या, नहीं हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। क्या गजब